चंद्रा स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बिहार बोर्ड 2022 में 10वीं क्लास की परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सैंपल। तो आज सबसे पहला प्रश्न है, समतल दर्पण में होता है। तो जी बताइए, समतल दर्पण में क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समतल दर्पण में होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप लोग जानते होंगे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न है। तो प्रश्न है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्यों होता है जल्दी बताएं। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। जब प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम में जाती है तो प्रकाश का चाल में परिवर्तन होता है, इसी कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जी बताइए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरा। क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों में पाया जाता है उसका कलर होता है हरा। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को, स्वपोषी भोजन के लिए, जल्दी बताएं, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होती है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होती है तो बता दूं कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, H2O एवं CO2 का आवश्यकता होती है। तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी। क्योंकि प्रकाश की परावर्तन, देखिए स्वपोषी भोजन के लिए सबसे पहला पेड़ पौधे जो होते हैं वही स्वपोषी भोजन करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण माध्यम से होता है, जिनमें क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी H2O और CO2 चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए काफी सिंपल प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो जल्दी बताएं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिट्टी से लेंस नहीं बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रह गया अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जल्दी बताएं, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं कि एक डायोप्टर किसी भी लेंस की क्षमता होती है, तो उस लेंस की 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर दूरी होनी चाहिए, और 1 मीटर बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। यानी एक डायोप्टर की अगर परिभाषा लिखा जाए तो जिस लेंस की क्षमता 1 मीटर हो उसे 1 डायोप्टर कहा जाता है। तो 1 डायोप्टर यानी 1 मीटर, तो 1 मीटर में यानी 100 सेंटीमीटर,
और लेंस यहाँ उत्तल है, इसलिए फोकस दूरी प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सी ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो जल्दी बताएं दर्पण एवं लेंस कैसा होगा। दर्पण एवं लेंस कैसा होगा। तो ये फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, इसलिए फोकस दूरी एवं लेंस दोनों ही अवतल होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है, यानी सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितना है, जल्दी बताएं। आप लोग को, बहुत लोग को ये सोचने के लिए मिला होगा कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितना है, तो बहुत लोग गलती करते हैं कि 25 सेंटीमीटर झट से जवाब दे देते हैं। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि सामान्य नेत्र की जो सबसे निकटतम बिंदु होती है, सबसे नज़दीक की वस्तु को देखने की क्षमता होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर, और सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है अनंत। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, 9वां का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, दूरदृष्टि दोष। अब है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपस्थिति में होने वाले रिएक्शन के कारण C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। जब इसमें रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, जल्दी बताएं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, ऑप्शन नंबर ए। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, जल्दी बताएं। घेंघा कब पनपता है, ग्वाइटर कब पनपता है, जल्दी बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। तो ग्वाइटर यानी घेंघा रोग कब पनपता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है, ये सबको जानकारी होगा। चलिए अगला प्रश्न, मानव नेत्र में, जल्दी बताएं, मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस नहीं होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होती है। आप लोग को देखिए उत्तल लेंस की आकृति बनाकर दिखाता हूँ, जो कि मानव नेत्र में के रेटिना में होती है, उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। चलिए जल्दी बताएं, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, जल्दी बताएं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को
परिदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब है, एक कूलॉम विद्युत आवेश या कूलॉम आवेश बोले या विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होते हैं? यानी एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं, कह सकते हैं इस प्रश्न को। तो जल्दी बताएं, एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 6.25 इंटू 10⁻⁻18, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये काफी बढ़िया प्रश्न है। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 हो, तो इस एमीटर का अल्पमापक जो होगा वो 0.001 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि अगर 0.3 एम्पियर है और डिवीजनों की संख्या 13 है, यानी 30 डिवीजन में इसको बांटा जाए तो 13 से डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 0.001, इसलिए 0.001 एम्पियर इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? जल्दी बताएं। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, मानव में डायलिसिस थैली हैं, जल्दी बताएं। मानव में डायलिसिस थैली हैं नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हाँ, तो भोजन की पाचन उपचयन अभिक्रिया है, इसमें उपचयन होती है इसलिए उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न, अब है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक सभी को पता होगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक कूलॉम्ब होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतिभारण, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवरलोड, अतिभारण को हम लोग ओवरलोड बोलते हैं। तो ओवरलोड के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जल्दी बताएं। यानी अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी करंट काफ़ी अधिक आने लगती है, इसलिए ओवरलोड हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 22, 32, 52 और 62 प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणीबद्ध क्रम में 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ी जाती है। पहले कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, हल करके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम 22, 32, 52 और 62 प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को, ओम की 4 प्रतिरोध हैं और उनमें 64 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। तो सबसे पहले इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, 4 प्रतिरोध को।
जैसे मान लीजिए 4 प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं। पहला प्रतिरोध, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध निकालना हम लोग को, जो हम लोग बताए थे आर तुल्य बराबर होता है R1 + R2 + R3 डैश डैश, जहाँ तक भी जाए। तो इसी पे अगर हम निकालते हैं R डैश, तो हो जाएगा हमारा 22 + 32 + 52 + 62, तो ये हो गया। तो सबसे पहले इसका हमने तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश की, तो ये तीनों चारों प्रतिरोध को जोड़कर टोटल 168 आता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि 168 ओम टोटल हो गया तुल्य प्रतिरोध। तो आप लोग को एक और बता दूं कि 168 ओम आया है, और सबसे पहले परिपथ में जो बहने वाली धारा होगी आई, उसका फॉर्मूला होता है V/R। तो इसका पूरा का प्रतिरोध है R तुल्य, जो कि हम लोग 168 निकाले हैं। टोटल बैटरी लगी हुई है 64 वोल्ट की, और इसका हो जाएगा भागा 168, जो कि टोटल हमको इसका गुण डिवाइड जब हम करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद आता है 0.38 और भी आता है, तो आगे हम नहीं करेंगे। तो मेरा धारा यानी आई का जो मान निकल गया वो हो गया 0.380। ये नॉमेरिकल प्रश्न है। तो आई का मान जब निकल गया, तो अब हम लोग जानते हैं किसी भी परिपथ में पहला परिपथ में बहने वाला कुंडली के बीचों के सिरों का विभवांतर, तो V बराबर होता है IR। तो पहला का प्रतिरोध जो होगा और I में गुना कर देंगे, यानी 0.3809 इंटू 22, इसका मल्टीप्लाई करने पर आता है 8 पॉइंट समथिंग। तो हमको यहाँ पर देख लेना है कि पॉइंट के बाद मेरा 8 के बाद 20 है, 4 है, 10 है, तो लगभग में कोई नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 8 वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। जल्दी बताइए एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। जल्दी बताएं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एक सरल विधि क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्त्री नसबंदी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे अब, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी
लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो जल्दी बताएं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर सामान्य होता है। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के वाम्य हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो जल्दी बताएं, वाम्य हाथ की तर्जनी ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र दिशा को संकेत करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए NaCl। चलिए अगला प्रश्न, है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो बताइए सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनता है हाइड्रोकार्बन। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों में को क्या कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? जल्दी बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आवर्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवर्त। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इस प्रश्न में पूछा गया है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊपरी मुखी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता किसने लगाया था? विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता किसने लगाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑर्स्टेड ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरलतम यांत्रिक विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 38 नंबर प्रश्न का कॉपर टी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है। लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
वायरस जनित रोग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों में पंख, चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समवृत्ति अंग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन है चुंबकीय गुण को, आकर्षण गुण को, प्रतिकर्षण गुण को, विद्युत बल को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चुंबकीय गुण को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बादलों वाले दिन में। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो जल्दी बताएं, यह यौगिक जल में विलय होता है, तो जल्दी बताएं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में घुलनशील यानी विलय होता है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? जिसके लिए ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो जल्द बताएं इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? जल्दी बताएं क्यों होता है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए टीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? बताइए, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिल्वर, एजी। चलिए अगला प्रश्न। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें तो 6 संयोजक आबंध है, 7 संयोजक आबंध है, 8 संयोजक आबंध है, 9 संयोजक आबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 संयोजक आबंध हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल। अगला प्रश्न को 49 नंबर प्रश्न, जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर। जिन शब्द किससे प्रस्तुत है? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर ए जोहानसन। जोहानसन ने जिन शब्द को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न काफी बड़ा है ये प्रश्न, देखते हैं प्रश्न को। मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्न थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तारी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण के से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिंपैंजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए डीडीटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब है 58 नंबर प्रश्न। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? बताइए, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है।
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? तो बताइए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, विद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CaCO3। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? जल्दी बताएं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। यह परत किस रंग का होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काला। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न काफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभिक्रिया CuO+H2 और Cu+H2O, अभिक्रिया Cu+H2O किसका उपचयन होता है? जल्दी बताएं, इसमें किसका उपचयन हो रहा है? निम्न अभिक्रिया में किस धातु की अपचयन हो रहा है? यहाँ अपचयन और एक होता है उपचयन। तो यहाँ पर अपचयन दिया हुआ है, तो बताएं कि निम्न अभिक्रिया में किस धातु की अपचयन हो रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CuO की। चूंकि जिस यौगिक से ऑक्सीजन की ह्रास होती है उस तत्व का अपचयन होता है, इसलिए इसमें CuO से ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, यानी ऑक्सीजन घट रहा है, इसलिए CuO का उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CuO। चलिए अगला प्रश्न की ओर। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा और आपके लिए एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी आगे के लिए उत्साह बने, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहें। तो चलिए अब देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट, मछली। क्योंकि शैवाल जलीय कीट को मछली खाती है, घास बकरी शेर ये नहीं खाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट, मछली। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। घास को जलीय कीट खा ही नहीं सकता है और मछली खाता है। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10, यानी पीएच 10 होने का अर्थ है कि यह वस्तु क्षार है, यानी क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह सिर का गंध देता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नीला और काला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक यानी बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत हैं? कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत हैं? चलिए बताइए जल्दी, कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं? ऊर्जा सौर ऊर्जा से मिलती है, भूतापीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, यानी तीनों ही ऊर्जा से हमें परंपरागत स्रोत है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। किसी भी उदासीन का पीएच होता है, तो उदासीन का पीएच होता है 7, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्न में से कौन लवण है? वैसा विलयन जिसमें ना तो अम्ल हो और ना क्षार हो उसे उदासीन कहते हैं, यानी लवण कहते हैं। तो इस निम्न में से कौन लवण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, K2SO4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है? जल्दी बताएं, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कार्बन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा उपधातु है? जल्दी बताएं, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Ze। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर। आबंध बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः ये विद्युत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑप्शन नंबर ए एक समान है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वां आवर्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का सबसे लास्ट प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगले बार फिर हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार की और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन देख लीजिए, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिन में। पूरे दिन प्रकाश संश्लेषण होती है, ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।